नमस्कार दोस्तों, टैक्स अपडेट्स में आपका स्वागत है। रेगुलर टैक्स अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जीएसटी में होने वाले गुड्स रिटर्न के बारे में। कुछ लोगों का कहना है कि जीएसटी में गुड्स रिटर्न करना मुश्किल हो जाएगा और कुछ लोगों का मानना है कि जीएसटी में गुड्स रिटर्न करते टाइम उस पर टैक्स लगाना होगा, यानी जीएसटी में गुड्स रिटर्न के टाइम पे उसको एक और सप्लाई मानना होगा। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जीएसटी में गुड्स रिटर्न का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है और इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। हम सबसे पहले बात करेंगे एक सेक्शन की जिसमें गुड्स रिटर्न का प्रोविज़न मेंशन्ड है। तो सेक्शन 34 ऑफ जीएसटी एक्ट गुड्स रिटर्न को मेंशन करता है। सेक्शन 34 कहता है वेयर टैक्स इनवॉइस हैज़ बीन इशूड फॉर ए सप्लाई ऑफ एनी गुड्स सर्विसेज और बोथ and the taxable value or tax charge in that tax invoice is found to exceed the taxable value or tax payable in respect of such supply। यानी अगर कोई भी इन्वॉइस हम इशू करते हैं और उस इन्वॉइस के अंदर जो टैक्सेबल वैल्यू है वो एक्चुअल टैक्स पेएबल से ज़्यादा है, ये हुई पहली 3 लाइन। और वेयर द गुड्स सप्लाइड आर रिटर्न बाय द रिसिपिएंट, जहाँ पे गुड्स हमने जो सप्लाई किए हैं वो रिटर्न कर देता है हमारा कस्टमर या रिसिपिएंट। और वेयर द गुड्स सर्विसेज और बोथ आर फाउंड टू बी डेफिशिएंट, यानी जो गुड्स और सर्विसेज हमने सप्लाई किए हैं उनकी वैल्यू कम हो जाती है। तो इन 3 केसेस में द रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज सप्लाइड सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ में इशू टू द रिसिपिएंट ए क्रेडिट नोट कंटेनिंग सच पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। यानी अगर इन 3 कंडीशंस में से कोई भी सेटिस्फाई होती है तो जो सप्लायर है वो एक क्रेडिट नोट इशू कर सकता है रिसिपिएंट को। क्रेडिट नोट के अंदर जो पर्टिकुलर्स वो प्रिस्क्राइब्ड है रूल्स के अंदर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सेक्शन 34 के अंदर गुड्स रिटर्न का प्रोविजन भी मेंशन्ड है। तो जीएसटी में गुड्स रिटर्न बहुत ही सिंपल होगा। अब हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे कि जीएसटी में गुड्स रिटर्न कैसे होगा, क्रेडिट नोट कब इशू करना है और गुड्स रिटर्न की इन्फॉर्मेशन हमें रिटर्न में कब और कैसे देनी है। तो सेक्शन 34 के अंदर 3 केसेस कवर्ड हैं। सिंपल वर्ड्स में देखें तो फर्स्ट केस है जब इनवॉइस के अंदर जो टैक्सेबल वैल्यू है वो एक्चुअल टैक्सेबल वैल्यू से ज़्यादा हो जाती है, या फिर इनवॉइस के अंदर जो टैक्स पेएबल है वो एक्चुअल टैक्स पेएबल से ज़्यादा हो जाता है। सेकंड केस है गुड्स रिटर्न का। थर्ड केस है जब गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट केस की, जब इनवॉइस के अंदर टैक्सेबल वैल्यू या टैक्स पेएबल एक्चुअल टैक्स पेएबल या फिर टैक्सेबल वैल्यू से ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन तब बन सकती है जब हमने ज़्यादा टैक्स रेट चार्ज कर दिया हमारे इनवॉइस में। लाइक अगर हमारे गुड्स या सर्विसेज पे 5% की रेट थी और हमने उस पर 12% चार्ज कर दिया है, तो वो टैक्स पेएबल या टैक्सेबल वैल्यू एक्सीड करेगी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी से। तो ये एक एग्जांपल है जिसके अंदर टैक्सेबल वैल्यू एक्सीड कर सकती है। अब जो सेकंड और थर्ड केस है वो मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। चलिए अब बात करते हैं जब गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए एक सेलर है और एक बायर है। अब सेलर ने 10,000 के गुड्स बायर को सेल किए और वो डिस्पैच कर दिए और इनवॉइस भी 10,000 का इशू कर दिया बायर को। अब बायर के पास केवल 9,000 के गुड्स रिसीव हुए हैं, यानी कि 1,000 की रिडक्शन आ गई है गुड्स की वैल्यू के अंदर। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं जैसे कि कुछ खाने पीने की जो गुड्स होते हैं, जो ईटेबल गुड्स होते हैं, उनकी वैल्यू रिड्यूस हो सकती है रास्ते के अंदर क्योंकि वो ख़राब हो सकते हैं। तो मान लीजिए कि 1,000 का रिडक्शन आ गया वैल्यू के अंदर। अब बायर ये 1,000 का रिडक्शन सेलर को इन्फॉर्म करता है। अब सेलर क्या करेगा कि 1,000 का क्रेडिट नोट इशू करता है बायर को। अब सेलर अपनी रिटर्न में ये क्रेडिट नोट की डिटेल्स शो करेगा और ये क्रेडिट नोट की डिटेल्स बायर अपनी रिटर्न में एक्सेप्ट कर लेगा। तो जैसे ही बायर एक्सेप्ट करेगा तो ये दोनों की टैक्स लायबिलिटी और इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। अब रिटर्न में क्रेडिट नोट कहाँ और कैसे शो करना है वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। चलिए अब आ जाते हैं गुड्स रिटर्न के कॉन्सेप्ट पे। इसको भी एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे। मान लीजिए एक सेलर है और एक बायर है। अब सेलर 10,000 के गुड्स सेल करता है एक बायर को और एक इनवॉइस इशू कर देता है 10,000 का। अब बायर सारा का सारा गुड्स सेलर को वापस रिटर्न कर देता है। तो सेलर क्या करेगा, 10,000 का क्रेडिट नोट इशू कर देगा बायर को। अब जैसे ही सेलर ये क्रेडिट नोट अपनी रिटर्न में शो करेगा और बायर अपनी सेकंड रिटर्न यानी जीएसटीआर 2 के अंदर एक्सेप्ट कर लेगा, तो उनकी टैक्स लायबिलिटी और इनपुट टैक्स क्रेडिट एडजस्ट हो जाएगा। वो कैसे होगा, चलिए वो आगे देखते हैं। अब क्रेडिट नोट 3 डिफरेंट टाइम पे इशू हो सकता है। फर्स्ट है जब इनवॉइस और क्रेडिट नोट दोनों सप्लायर की जीएसटीआर 1 से पहले इशू हो गए हो। सेकंड है इनवॉइस सप्लायर की जीएसटीआर 1 से पहले इशू हो गया हो लेकिन क्रेडिट नोट सप्लायर की जीएसटीआर 1 के बाद में लेकिन रिसिपिएंट की जीएसटीआर 2 से पहले इशू हो गया हो। थर्ड है इनवॉइस सप्लायर की जीएसटीआर 1 से पहले इशू हो गया हो लेकिन क्रेडिट नोट रिसिपिएंट की जीएसटीआर 2 के बाद में इशू होता हो। तो इन तीनों टाइमिंग्स को हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जब इनवॉइस और क्रेडिट नोट दोनों सप्लायर की जीएसटीआर 1 से पहले इशू हो गए हो। तो इस केस में सप्लायर अपनी एडजस्टेड सप्लाई जीएसटीआर 1 में शो करेगा और रिसिपिएंट सेम सप्लाई को जीएसटीआर 2 में एक्सेप्ट कर लेगा। अब एडजस्टेड सप्लाई क्या है, एडजस्टेड सप्लाई यानी जो सेल थी माइनस सेल्स रिटर्न, जो फाइनल सप्लाई है वो अपनी जीएसटीआर 1 में शो करेगा और रिसिपिएंट उसको एक्सेप्ट कर लेगा। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए सेलर है और एक बायर है। सेलर 15 जुलाई को
एक इन्वॉइस इशू करता है बायर को। अब बायर 20 जुलाई को रिटर्न कर देता है 5000 का गुड्स। अब सेलर 21 जुलाई को एक फाइनल इन्वॉइस इशू करता है 5000 का, यानी वो 5000 का इन्वॉइस इशू करता है सेल्स रिटर्न एडजस्ट करने के बाद में। पहले 10,000 की सेल्स की, 5000 की रिटर्न हो गई, तो वो 5000 का इन्वॉइस इशू कर देता है फाइनल इन्वॉइस। इस केस में क्रेडिट नोट इशू करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं गई है पहले, यानी कि 15 जुलाई वाली सेल की इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास नहीं गई है, क्योंकि सेलर ने अपनी GSTR1 नहीं भरी है अभी तक। इसलिए इस केस में क्रेडिट नोट इशू करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब सप्लायर क्या करेगा, 5000 की आउटवर्ड सप्लाईज अपनी GSTR1 में 10 अगस्त तक शो कर देगा। अब सप्लायर की GSTR1 से रिसिपिएंट की GSTR2A ऑटो जनरेट होगी और रिसिपिएंट 5000 की इनवर्ड सप्लाई एक्सेप्ट कर लेगा अपनी GSTR2 में 15 अगस्त तक। अब जैसे ही रिसिपिएंट 5000 की इनवर्ड सप्लाईज एक्सेप्ट करेगा, वैसे ही सेलर की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी 5000 की सेल के ऊपर, और बायर को 5000 पे इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा। तो इस तरह से इन दोनों का टैक्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, इसमें कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। अब चलिए समझते हैं सेकंड केस को, जिसमें क्रेडिट नोट सप्लायर की GSTR1 के बाद में और रिसिपिएंट की GSTR2 से पहले इशू होता है। इस केस में सप्लायर अपनी GSTR1 के अंदर अनएडजस्टेड सप्लाई, यानी सेल्स रिटर्न एडजस्ट करने से पहले की सप्लाई शो करेगा, और रिसिपिएंट अपनी GSTR2 के अंदर उन सप्लाईज को मॉडिफाई करेगा, और इस मॉडिफिकेशन को सप्लायर अपनी GSTR1A के अंदर एक्सेप्ट करेगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक सेलर है और एक बायर है। सेलर ने 15 जुलाई को एक 10,000 का इन्वॉइस इशू किया बायर को। अब सेलर 10 अगस्त तक अपनी GSTR1 के अंदर 10,000 की आउटवर्ड सप्लाईज शो करेगा। 13 अगस्त को बायर ने 5,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया है। क्योंकि बायर ने 13 अगस्त को गुड्स रिटर्न किया है, तो सप्लायर अपनी GSTR1 को मॉडिफाई नहीं कर सकता है, क्योंकि 10 अगस्त लास्ट डेट है GSTR1 को मॉडिफाई करने की। तो अब सप्लायर की GSTR1 से बायर की GSTR2 ऑटो जनरेट होगी, जिसके अंदर वो बायर की इनवर्ड सप्लाईज 10,000 शो करेगा। अब बायर ने तो 5,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया है, तो वो 10,000 की इनवर्ड सप्लाईज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और वो अपनी GSTR2 को मॉडिफाई कर देगा। 15 अगस्त तक वो मॉडिफाई करेगा और अपनी इनवर्ड सप्लाई शो करेगा 5,000 की। अब जैसे ही वो मॉडिफाई करेगा, इसका नोटिफिकेशन जाएगा सेलर के पास। सेलर के पास वो मॉडिफिकेशन को एक्सेप्ट करने का टाइम है 17 अगस्त तक, क्योंकि सेलर के पास भी गुड्स रिटर्न आ चुका है और उसने गुड्स रिटर्न एक्सेप्ट कर लिया है, तो वो मॉडिफिकेशन को एक्सेप्ट कर लेगा और अपनी आउटवर्ड सप्लाई शो करेगा 5,000। तो जैसे ही सेलर 5,000 एक्सेप्ट कर लेगा, तो सेलर की आउटवर्ड सप्लाईज हो गई 5,000 और बायर की इनवर्ड सप्लाईज हो गई 5,000। तो दोनों का टैक्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। अब चलिए आ जाते हैं हमारे थर्ड केस पे, जिसमें क्रेडिट नोट रिसिपिएंट की GSTR2 के बाद में इशू होता है। इसमें सप्लायर अपनी GSTR1 के अंदर क्रेडिट नोट की डिटेल्स शो करेगा और इन क्रेडिट नोट की डिटेल्स को रिसिपिएंट अपनी GSTR2 में एक्सेप्ट कर लेगा। इसका एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एक सेलर और एक बायर है। सेलर 15 जुलाई को एक इनवॉइस इशू करता है 10,000 का। अब बायर 25 अगस्त को 5,000 के गुड्स रिटर्न कर देता है। ये डेट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 25 अगस्त को गुड्स रिटर्न हुए हैं, यानी सेलर और बायर की रिटर्न्स फाइल अप होने के बाद में गुड्स रिटर्न हुए हैं। तो 25 अगस्त को गुड्स रिटर्न हो गए। 26 अगस्त को सेलर क्रेडिट नोट इशू कर देता है 5,000 का। अब सेलर अपनी अगस्त की GSTR1 के अंदर, जो कि उसे 10 सितंबर तक फाइल अप करनी है, उसमें 5,000 की क्रेडिट नोट की डिटेल्स शो करेगा। अब सेलर की GSTR1 से बायर की GSTR2A ऑटो जनरेट होगी। अब बायर को केवल इतना करना है कि वो क्रेडिट नोट की डिटेल्स एक्सेप्ट करनी है अपनी GSTR2 के अंदर 15 सितंबर तक, और जैसे ही बायर उनको एक्सेप्ट करेगा, वैसे ही सेलर और बायर की दोनों की टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स लायबिलिटी दोनों ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगी। तो ये 3 डिफरेंट टाइमिंग्स थी जब क्रेडिट नोट इशू हो सकता है। मैंने आपको बताया कि तीनों डिफरेंट टाइमिंग्स के अंदर क्रेडिट नोट की डिटेल्स कैसे शो करनी है रिटर्न के अंदर और कैसे टैक्स लायबिलिटी एडजस्ट होगी। अब आपको स्क्रीन पे एक GSTR1 का फॉर्मेट दिख रहा होगा। मैं आपको बताता हूँ कि GSTR1 के अंदर डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की डिटेल्स कहाँ शो करनी है। तो GSTR1 के अंदर जो 8th टेबल है, उसमें हमें क्रेडिट नोट की डिटेल्स शो करनी है। इसका जो फर्स्ट कॉलम है, उसमें हमें बताना है नेम ऑफ द रिसिपिएंट या GST नंबर ऑफ द रिसिपिएंट। तो रिसिपिएंट का नाम या फिर GST नंबर आ जाएगा। उसके बाद में बताना है टाइप ऑफ नोट, कि डेबिट नोट है या क्रेडिट नोट है, वो बताना है। उसके बाद में डेबिट नोट या क्रेडिट नोट की डिटेल्स आ जाएगी। डिटेल्स में क्या आएगा, उसका नंबर और उसकी डेट। उसके बाद में आएगा ओरिजिनल इनवॉइस की डिटेल्स, जो कि उसका नंबर और डेट है। उसके बाद में आएगा डिफरेंशियल वैल्यू, यानी कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की वजह से कितना डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, वो आ जाएगा डिफरेंशियल वैल्यू के अंदर। प्लस है तो प्लस में दिखा देंगे और माइनस है तो माइनस में दिखा देंगे। फिर आ जाएगा डिफरेंशियल टैक्स, यानी जो डिफरेंशियल वैल्यू है उस पर कितना टैक्स है। अब टैक्स हमें सेपरेटली शो करना है IGST, CGST और SGST के लिए। ये हो गई टेबल नंबर 8 की बात। उसके बाद है टेबल नंबर 8A। इसके अंदर कोई भी अमेंडमेंट है, यानी जो पहले हमने डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की डिटेल्स शो की थी हमारी रिटर्न्स के अंदर, उसके अंदर हमें अगर कोई चेंजेस करने हैं तो वो इस टेबल में आ जाएंगे। तो इस तरीके से GSTR1 के अंदर क्रेडिट नोट की डिटेल्स शो होंगी।
अब क्रेडिट नोट को रिटर्न में शो करने की लास्ट डेट डिस्कस कर लेते हैं। गवर्नमेंट ने एक टाइम लिमिट स्पेसिफाई की है कि जब तक आप क्रेडिट नोट को अपने रिटर्न्स में शो कर सकते हो। तो टाइम लिमिट कुछ ऐसे है। फर्स्ट इवेंट है 30 सितंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी जिस फाइनेंशियल ईयर का क्रेडिट नोट है उसके अगले फाइनेंशियल ईयर की 30 सितंबर। या फिर सेकंड इवेंट है डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न, यानी जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने क्रेडिट नोट इशू किया है उस फाइनेंशियल ईयर की एनुअल रिटर्न जब आप फाइल करोगे, विच एवर इज अर्लियर। तो इन दोनों में से जो भी पहले आ जाएगा वो लास्ट डेट होगी क्रेडिट नोट को अपनी रिटर्न्स में शो करने की। तो ये थे सारे प्रोविजंस जीएसटी में गुड्स रिटर्न से रिलेटेड। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको जीएसटी में कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, और आपके इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट्स या क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।